वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ जीना हबीब। और आज जो है हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही होगा। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है ये आपको पता होना चाहिए। टू मेजर एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटॉप्स विद देयर अबेंडेंस। ठीक है, यानी मास स्पेक्ट्रो की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं एग्जैक्ट मासेस। जो एग्जैक्ट मासेस है ना किसके, आइसोटॉप्स के। कभी आया कि आइसोटॉप्स के एग्जैक्ट मास क्या है, तो वो किसकी बदौलत हमें एग्जैक्ट पता हुए हैं। उनकी अबेंडेंस जो है कि प्रोटॉन की ये है हाँ, और ड्यूटम की ये अबेंडेंस है। ट्राइटियम की जैसे हाइड्रोजन में पढ़ा था हमने प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, सो उसमें जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बदौलत हम जो है एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटॉप्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो मास स्पेक्ट्रोमेट्री नंबर ए जो है मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, मास स्पेक्ट्रम पहले ग्राफ होता है और फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक टेक्निक है, एज अ टेक्निक, यानी एक टेक्निक है ये, जिसकी वजह से हम एग्जैक्ट मासेस फाइंड आउट करते हैं आइसोटॉप्स के विद देयर अबंडेंस, मीन इनके जो है कि कितना अबंडेंट है ये उसके साथ। ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और मास स्पेक्ट्रोग्राफ तो बता दिया मैंने। अच्छा, मास स्पेक्ट्रोमीटर मैंने क्या बताया कि एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अच्छा, तो इसके जो है ना 3 स्पेक्ट्रोग्राफ होते हैं। एक होता है एंस्ट्रम मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है, एक होता है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोग्राफ, एक होता है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, अच्छा, ये जो है गलती से इसके जो है मास स्पेक्ट्रोमीटर के जो है मैंने 3 बताए। अच्छा, एंस्ट्रॉम मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये जो है ओनली फॉर गैसेस है। ठीक है, यानी ये सिर्फ स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर गैसेस, यानी सिर्फ गैसेस के लिए है। ठीक है, नो आयोनाइजेशन चैम्बर, इसमें कोई आयोनाइजेशन चैम्बर नहीं होता। ये पॉइंट जो है ये एमसीक्यूज में आ चुके हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, आ सकता है कि कौन सा स्पेक्ट्रोग्राफ है, कौन सा स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि सिर्फ गैसेस के लिए होता है। तो आपने अगर डॉक्टर दिया वजीर अकेडमी से पढ़ा होगा तो एंस्ट्रम जो है उस पर आप टिक करेंगे, एंस्ट्रम मास स्पेक्ट्रोग्राफ पर। और ये भी आ सकता है कि इसमें आयोनाइजेशन चैम्बर नहीं होता, सो करेक्ट ऑप्शन यही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो है ना बेस करता है किस पर, एटॉमिक मास पर, यानी ये जो है सिर्फ एटॉमिक मास पर बेस करता है। और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के लिए होता है। ठीक है, ये एटॉमिक मास पर बेस करता है। ये भी आ सकता है कि कौन सा है स्पेक्ट्रोमीटर जो कि एटॉमिक मास पर बेस करता है, वो सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए होता है। सो डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। अगर याद है कि सिर्फ सॉलिड, लिक्विड, गैस पर डिपेंड करता है वो है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर को आप किस तरह से मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में एम्पलीफायर लगाए और रिकॉर्डर लगाए, सो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर में। ये सारे ऑप्शन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं बता रही हूँ। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पूरा प्रोसेस किस तरह से होता है। मेरी डायग्राम कुछ अच्छी तो नहीं है लेकिन बेटर है। अच्छा, अब देखें, ये आयोनाइजेशन चैम्बर है। ठीक है, अच्छा, ये आ सकता है कि प्रेशर कितना होता है, कितना लेते हैं, ये भी एमसीक्यूज में आ चुका है। तो -7 से -6 तक प्रेशर होता है। ठीक है, वेपराइजेशन करते हैं हम इधर, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन चैम्बर लगा हुआ है ये। और इसमें जो है वोल्ट जो देते हैं वो हम 500 से 2000 तक वोल्ट देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में। बाकी सारा मैकेनिज्म है कि देखें, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड की जो है फॉर्मूला है कि m/e/2r²/2e, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए इस तरह से पता चलेगा कि m जो है डायरेक्ट रिलेशन में किसके साथ, r के साथ। ठीक है, अच्छा, r² के साथ। अच्छा, अब जो है क्या बताना चाहती थी मैं, यहाँ से हमने जो है रीजन पास की। अब यहाँ से होती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर मैग्नेटिक फील्ड, ये फिर मैग्नेटिक प्लेट बनाई, फिर मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर यहाँ से जो है ये यहाँ पर स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन जो है इजेक्ट हुआ और यहाँ से हमने पास आउट किया। और ये स्ट्रेंथ ऑफ करंट बता रहे हैं। ठीक है, और इसमें 3 फेज़ आपको नज़र आ रहे हैं। कुछ बहुत दूर गई, ठीक है, यानी रेडियस मैंने बताया ना कि मास का डायरेक्ट रिलेशन है रेडियस से। जितना मास ज़्यादा होगा उतना रेडियस ज़्यादा होगा। ठीक है, जब मास कम होगा उतना रेडियस कम होगा। ये इतना कुछ वो ख़ास नहीं, बस जो एमसीक्यूज़ की बातें थी मैंने बता दी। प्रेशर याद रखना -7 से -6, क्योंकि ये सिंक की टेक्स्ट बुक में नहीं है। सो प्रेशर याद रखें, वोल्ट याद रखें 500 से 200 वोल्ट तक, 2000 वोल्ट तक।
और ये फॉर्मूला याद रखें, ये आ जाता है एमसीक्यूज़ में, ठीक है। और ये रिलेशन याद रखें, सही है। और जो ऊपर बातें बताई थी कि इसमें एडमिशन चैम्बर नहीं होता, सही है, वो याद रखें। और ये याद रखें कि डिटेक्टर एंड कलेक्टर इलेक्ट्रोमीटर लगा होता है डिटेक्ट करने के लिए, किसको स्ट्रेंथ ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर एंड कलेक्टर। ये इतना खास नहीं है, लेकिन जो ऊपर बातें बताई हैं वो याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद एम्पलीफायर लगा होता है जो कि सिग्नल को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। और रिकॉर्डर होता है, ठीक है। और ये बातें याद रखनी है कि डेंसर मास स्पेक्ट्रोमीटर को किस तरह से मॉडर्न मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो एम्पलीफायर और रिकॉर्डर लगा के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाकी ये जो ऊपर बातें लिखी हुई कि ओनली फॉर गैसेस कौन है, आंसर मास और नॉन एडमिशन चैम्बर होता है, बेस ऑन ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फार्मूला, ये वोल्ट और ये प्रेशर याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बस ये बातें थी इसमें जो मैंने बताई, और बहुत ही सिंपल करके, बहुत ही अच्छा करके समझाई, जो कि कोचिंग वाले बहुत ही टफ़ करके अजीब, पता नहीं, बंदे को कंफ्यूज ही कर देते हैं। जबकि जो एमसीक्यूज़ के लिए आ सकता है वो आया बताने के बजाय वो आपको पता नहीं किस कहानी में डुबा देते हैं, जो कि आपको समझ भी नहीं आती, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ कि किस तरह से एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं सारे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज़। सो ये मैं साथ में एमसीक्यूज़ भी कराती हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ये लेक्चर, ओके। वेपर प्रेशर कीप इन वेपोराइजेशन चैम्बर। वेपर प्रेशर, हमने वेपोराइजेशन चैम्बर जो पीछे देखा था, ये जो था हमारा वेपोराइजेशन चैम्बर जो था, ये इसमें कितना रखा है प्रेशर, 10⁻⁷ से 10⁻⁶। सब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, 10⁻⁶ से -7 है ना, तो करेक्ट ऑप्शन ए। अब कुछ बच्चे होंगे जो बहुत जज्बाती होंगे, तो -7 देखा ही नहीं होगा, उन्होंने बी क्लिक कर दिया होगी, +7 है और वो क्या था -7। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ अल्फ़ा, ठीक है। और बाकी गलत है। सो वेपोराइजेशन चैम्बर का प्रेशर याद रखना चाहिए, वेपर प्रेशर जो मैंने बताया और आपने देख भी लिया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन क्या थी बताया, इसमें से कौन सी है, ए m/e h²/2e। अब आपको याद आई। सो करेक्ट ऑप्शन इसे देखिए, अब आपको पता चल रहा है ना कि आ रही है एमसीक्यूज में। अब देखिए, मैं बताया कि मास का रिलेशन होता है डायरेक्ट रेडियस के साथ, और अब ये भी याद रखिएगा साथ में डिफ्लेक्शन का ना इन्वर्स रिलेशन होता है रेडियस के साथ। और जाहिर सी बात है, जब डिफ्लेक्शन का इन्वर्स रिलेशन है रेडियस के साथ, तो इन्वर्स रिलेशन किसके साथ होगा, मास के साथ भी, क्योंकि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, रेडियस के, ठीक है। जो जब डिफ्लेक्शन जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेडियस के, सो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा मास के, क्योंकि मास और रेडियस जो है डायरेक्टली रिलेशन है उनका, इस वजह से। एक ये बात याद रखनी है कि हम जीके में पूछ सकते हैं कुछ भी, सो आपको अगर रिलेशन याद होगा सो आप बता सकते हैं। अच्छा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिफ्लेक्शन के, ये बात याद रखनी है। क्या याद रखना है, मास डायरेक्ट क्वेश्चन है आर के, डिफ्लेक्शन इन्वर्सली क्वेश्चन है रेडियस और मास के, और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इन्वर्सली क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन के, ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि विच ऑफ शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, इसे कौन सा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को क्या करता है, शो करता है। सो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को कौन सा शो करेगा, माइनस और प्लस, तो ये तो और जो है इसको तो आप नहीं करते ना, तो ये माइनस प्लस तो हमने पीछे स्पेक्ट्रोमीटर में पढ़ा, हमें तो पॉजिटिव को देखना है, ठीक है। ये वो तो न्यूट्रॉन के बाहर निकालता है। अभी पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव का रेडियस जो है वो क्या होता है, इसमें ये 20 है और ये 21 है, ठीक है। ये N20 है और ये 21 है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, माइनस का तो आप छोड़ दें, मैंने जैसे माइनस और न्यूट्रल को तो हम नहीं देखते स्पेक्ट्रोमीटर में, हम किसको देखते हैं, प्लस को। अब ये 20 और 21 है। अब आप बताएं इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा। अब आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, जो मैंने बताया था कि डिफ्लेक्शन और पोर्शन है किसके, रेडियस के, ठीक है। सो रेडियस इस 20 का ज़्यादा है या 21 का ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है रेडियस, जो जितना कम है यानी उसका ज़्यादा है ना। सो ये 20 है पॉजिटिव, सो इसका सॉरी, एक तो इतना शोर होता है तो मैं कुछ और ही बोलना, विच शो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का किसके साथ इन्वर्स रिलेशन है, रेडियस के साथ, ठीक है। अब रेडियस देखें, इन दोनों में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कह रहे हैं ना, मतलब आपको वो इन दोनों में उसका वो रेडियस देखना है जो कम हो, जो कम रेडियस होगा उसका वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, इन रेडियस ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन क्या होगी,
कम होगी। और डिफ्लेक्शन अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, इधर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिखा हुआ है तो आपको रेडियस कम चाहिए। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए ना, तो रेडियस कम चाहिए। तो रेडियस इन दोनों में से किसका कम होगा, 20 का या 21 का? 20 का रेडियस कम होगा, ठीक है। जबकि 21 का क्या होगा रेडियस, इधर ज़्यादा होगा। तो 20 का रेडियस जो है वो क्या है, कम है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। 2 मिनट रुके, एक तो ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। अब आपको शायद नज़र आ रहा हो। ठीक है, मुझे तो इस एमसीक्यूज़ में कोई गड़बड़ लगती है, लेकिन आप ये एमसीक्यूज़ है बहुत सिंपल। लेकिन 2 मिनट रुके आप। ठीक है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो ऑप्शन ए है इसका। सॉरी, कॉपी। अच्छा, अबे हाउ मेनी पीक्स विल फॉर्म इन द, हाउ मेनी पीक्स, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए है। जैसे बताया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तो रेडियस कम होगा उसका, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन इज़ ए आया हमारे पास। अच्छा, और ये बता दिया क्यों ए आया है, क्योंकि रेडियस इसका कम है बनिस्बत किसके, 21 के। ठीक है, ये बता दिया। अच्छा, ये अब आप बोलेंगे क्यों इसका रेडियस कम है। 21 आपका रेडियस, आप समझ रहे होंगे कि इसका कम है। नहीं, ये जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी जितने इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, ये वही शो कर रहा है ना, तो उतनी जो है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी और रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और तो इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस जो है मतलब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए, रेडियस कम चाहिए। ठीक है, सो अब ये जो है इसका 21 है और इसका 20 है। सो इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होगी या इसमें, न्यूक्लियस किसको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, इसको ना। तो रेडियस जो है इसका कम होगा और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है ये शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगर फिर भी आपको ये एमसीक्यू समझ नहीं आया तो फिर मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हो तो। ऐसे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अभी हाउ मेनी पीक्स विल फॉर्म इन द मास स्पेक्ट्रम, कितने पीक्स जो है मास स्पेक्ट्रम, हाँ, बनते हैं किसके मास स्पेक्ट्रम में, निकल के मास स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पीक्स जो है, अब आप बोलेंगे नंबर ऑफ़ पीक्स क्या है, तो नंबर ऑफ़ पीक्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स के। और हाइट ऑफ पीक जो है रिलेटिव अबंडेंस को शो करती है। ठीक है, अब इधर क्या पूछेंगे, कितने पीक्स होते हैं। अब आप जिसने नहीं पढ़ा वो हक्का बक्का हो जाएगा। पीक्स, तो नंबर ऑफ पीक्स इज नोन एज नंबर ऑफ आइसोटॉप्स। तो नंबर ऑफ आइसोटॉप्स कितने हैं निकल में, 5। ये आपको मैंने याद करा चुकी हूँ। इस तरह से नेक्स्ट देखें, करेक्ट मास स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ क्लोरीन। मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्लोरीन का भी बताया कि हाइट ऑफ पीक जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिलेटिव अबंडेंस होगी। अब देखिए क्लोरीन का 35 37 थी रिलेटिव, तो ये तो बराबर है, नहीं गलत हुई। मैंने बताया था कि 35 जो है ज़्यादा अबंडेंट है किससे, 37 से। 2 आइसोटॉप्स थे ना क्लोरीन के। अच्छा, अब ये 35 ज़्यादा, अब मैंने कहा कि हाइट ऑफ पीक जितनी ज़्यादा होगी इतनी रिलेटिव अबंडेंस होगी। तो 35 की ज़्यादा हाइट होनी चाहिए ना कि 37 की, तो ये गलत है। हाँ, 35 की इसमें ज़्यादा, 37 की। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, बीटा। और ये भी गलत है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, क्योंकि 35 की जो है हाइट ऑफ पीक ज़्यादा है, सो रिलेटिव अबंडेंस जो है 35 भी शो करता है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। और ये आपको समझ आ गया, हाइट ऑफ पीक रिलेटिव अबंडेंस, यानी हाइट ऑफ पीक 35 की ज़्यादा है, तो 35 मैंने बताया था कि 35 जो है क्लोरीन का रिलेटिव आइसोटॉपिक मास है 35 और 37, जिसमें 35 जो है ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये एमसीक्यूज़ और बाकी ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का भी। ठीक है, और ये सारे एमसीक्यूज़ मैंने डिस्कस कर लिए। फिर भी अगर कोई भी आपको मसला हुआ हो, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको साथ में ही समझा दूँगी दोबारा से। ओके, अल्लाह हाफिज़। लाइक करना ना भूलेगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलेगा और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।